नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश डांगी गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने जो पी ब्लॉक का 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट था उसके बारे में चर्चा की थी और उसी के साथ हमने जो पी ब्लॉक का जो 13 ग्रुप से लेकर जो 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके ऑक्सो अम्ल, उन सारे बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की थी। उसी के साथ हमारी जो 2 यूनिट है, जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की जो 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज मैं आपके लिए जो उसी का जो 3rd यूनिट है जिसका नाम है अपने पास रासायनिक साम्य या अपन बोल सकते हैं इसको केमिकल इक्विलिब्रियम, वो उसकी क्लास लेके आया हूं। तो चलिए सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा साम्य अवस्था, मतलब साम्य क्या होता है या इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसी के बाद अपन केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया चाहिए अपने को? उत्क्रमणीय अभिक्रिया चाहिए। कौन सी अभिक्रिया चाहिए अपने को? उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल। मैं अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर हमेशा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। हमेशा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि सपोज a प्लस बी देन चेंज इनटू c प्लस डी। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है उसे अपन अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक। इसको बोलते हैं अपन कौन सा? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक और उत्पाद मैं आपको बताऊं कि जो ए और बी जो चेंज हो रहे हैं वो सपोज 100 मोल्स चेंज हो रहे हैं, उसी के साथ साथ हाथों हाथ सी और डी उत्पाद से 100 वापस क्या हो रहे हैं? अभिकारक चेंज हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बोलते हैं अपन कौन सा? साम्य अवस्था। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रेट होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होनी चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ROF के इक्वल होना चाहिए क्या? ROB। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अपन के पास जो सिचुएशन आएगी उसे अपन बोलते हैं कौन सा? इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था बोलते हैं। भौतिक प्रक्रमों, मतलब कि जो साम्य अवस्था होती है वो भौतिक प्रक्रमों के लिए भी होती है और वो रासायनिक प्रक्रमों के लिए भी होती है। जब अपन फिजिकल स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास भौतिक या भौतिक साम्य हो जाएगा या फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जब अपन केमिकल के लिए बात करेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास कौन सा? केमिकल साम्य हो जाएगा। अभिकारकों एवं उत्पादों के साम्य अवस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहा जाता है। कौन सा मिश्रण कहा जाता है? इक्विलिब्रियम मिश्रण। इसका मतलब ये ए और ये बी और सी डी वाला जो है ये अपने पास कहलाएगा कौन सा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एक पॉइंट आता है अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब भी इक्विलिब्रियम यदि आयंस के फॉर्म में है, जब भी इक्विलिब्रियम किस फॉर्म में है? आयंस के फॉर्म में। आयंस कब बनेगा? जब किसी के अंदर वाटर, किसी के साथ इसको क्या किया जाएगा? घोला जाएगा। तो जलीय विलयन में आयनों के साम्य को, जलीय विलयन में जैसे अपन वाटर डालते हैं और वो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन बन जाएगा। उसमें जब आयन इलेक्ट्रॉन आयन को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो जो अपने पास यदि इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे कौन सा? आयनिक साम्य। क्या बोलेंगे इसको? आयनिक साम्य। एक आएगा अपने पास कौन सा? रासायनिक संतुलन। रासायनिक संतुलन कह दीजिए इसको, या अपन बोल सकते हैं इसको रासायनिक साम्य, या अपन इसको बोल सकते हैं कौन सा? रासायनिक साम्य बोल सकते हैं। रासायनिक साम्य बोला जा सकता है। रासायनिक साम्य बोला जा सकता है। ओके, यह वह अवस्था है जहां किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में रिएक्शन तो अपने को कौन सी चाहिए? रिवर्सिबल ही चाहिए। मैं अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जिससे अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता
समय के साथ स्थिर रहती है, उनकी जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। यह एक गतिक प्रक्रिया है जो बंद प्रणाली में होती है। ये गतिक प्रक्रिया मतलब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और ये हमेशा क्लोज जो कंटेनर होता है, जो अपने पास बंद प्रणाली होती है, उसके अंदर हो सकता है। यदि मैं आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम यदि समझाऊं, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अपन जैसे सपोज अपन एक बकेट ले लिया ना, ये एक बकेट ले लिया, इस बकेट के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। ऊपर से मैंने क्या किया, एक टैप लिया, और टैप का जो ये अपने पास टैप वाटर है ना, टैप वाटर में से सेम अमाउंट में, सॉरी, टैप वाटर में से वाटर जो है ना, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कहां आ रहा है? इस कंटेनर के अंदर आ रहा है। मैंने क्या किया कि इसके अंदर, इसके जो बकेट है, इसके नीचे सेम रेडियस का मैंने एक पोर कर दिया, और उतनी ही अमाउंट में से जो वाटर है ना, वो कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। उतना ही अमाउंट में से वाटर कहां निकल रहा है? बाहर निकल। तो अब अपन यदि उसको क्वेश्चन पूछिए कि भाई इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां से टैप वाटर तो आ रहा है, नीचे से सेम अमाउंट के अंदर वाटर जा रहा है, तो रिएक्शन तो हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर गति तो हो रही है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये किस स्टेट में है? साम्य अवस्था में है। और साम्य अवस्था में भी ये कौन सा है? ये गतिक साम्य है। कौन सा है? गतिक साम्य है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम होंगे, वो सारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है, प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट के अंदर चेंज होता रहता है, अपने को भले ही दिखाई नहीं दे। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास कौन सा? रासायनिक संतुलन या केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था, फिजिकल स्टेट में। मैंने आपको कहा है कि जब भी अपन इक्विलिब्रियम की फिजिकल स्टेट के लिए बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अपने पास भौतिक प्रक्रम कहलाएगा। इसमें भी फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट है अपने पास ठोस द्रव साम्य अवस्था। कौन सा? ठोस द्रव साम्य अवस्था। ठोस द्रव साम्य अवस्था को समझने के लिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। H2O है, ये सॉलिड फॉर्म में, यहां H2O लिख दिया, और ये आ गया अपने पास कौन सा? लिक्विड फॉर्म में। इनके अंदर जो इसका रेट है, इट मींस रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। रेट ऑफ फ्रीजिंग, ये दोनों यदि सेम है, तो अपने पास जो फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा, वो इक्विलिब्रियम का टाइप कौन सा हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य अवस्था के अंदर हो, मतलब आपके पास ऐसा कोई टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाए, उसे अपन बोलते हैं मानक गलनांक, या अपन बोलते हैं कौन सा? मानक हिमांक। शायद तो बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट, एमपी बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। सेकंड, द्रव वाष्प साम्य अवस्था, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की अपन जब भी बात करेंगे, तो लिक्विड के लिए अपन एक एग्जांपल लिख लें। H2O, ये लिख लिया लिक्विड, रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, ये लिख दिया H2O, और ये लिख दिया अपन ने किस फॉर्म के अंदर है? गैस फॉर्म के अंदर। तो यहां पे भी अपन क्या कह सकते हैं
कि रेट ऑफ जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होना चाहिए अपने पास, सेम होना चाहिए। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ क्या होना चाहिए अपने पास, कंडेंसेशन बनना चाहिए। किसी शुद्ध द्रव के लिए, किसी शुद्ध द्रव के लिए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितना, एक वायुमंडलीय दाब मतलब 1.013 बार वह ताप है जिस पर द्रव व वाष्प साम्य अवस्था में हो, वह द्रव का सामान्य क्वथनांक कहलाता है, जिसे अपन इसका बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। द्रव का क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। द्रव का जो क्वथनांक होता है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अब अपने को समझना है किसको, द्रव वाष्प वाला तो समझ लिया अपने। अब आता है थर्ड वाला, थर्ड आएगा अपने पास ठोस वाष्प साम्य अवस्था। ठोस वाष्प मतलब सॉलिड वेपर, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की जब भी बात करेंगे तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। I2 सॉलिड फॉर्म में, ये रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, यहां आ गया I2 और यहां आ गया अपने पास कौन सा, गैस। एक लिख लिया NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, सॉलिड NH4Cl, और ये आ जाएगा अपने पास कौन सा, गैस। एक और एग्जांपल बताऊं तो कैम्फर की बात करें अपन, जिसे कपूर बोलते हैं। कपूर जो है वो अपने पास कौन सा, सॉलिड फॉर्म में, और ये हो जाएगा अपने पास कपूर जो है वो आ जाएगा अपने पास कौन सा, गैस। इसको इंग्लिश के अंदर कैम्फर भी बोला जाता है, CAMPHOR, कैम्फर। ओके, इसके लिए अपन को निकालना है तो अपन ये बात कर सकते हैं कि रेट ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिपोजिशन। रेट ऑफ डिपोजिशन मतलब कि जितना सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतने ही अमाउंट में गैस से वापस क्या होना चाहिए, डिपोजिट हो जाना चाहिए। तो ये जो इक्विलिब्रियम रहेगा, ये इक्विलिब्रियम रहेगा अपने पास कौन सा, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है। ओके, तो ये आपके पास जो फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो अलग अलग स्टेट थी वो मैंने आपको समझा दी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास द्रव में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य अवस्था। तो फर्स्ट अपने को करना है किसमें, द्रवों में ठोस की घुलनशीलता देखनी है अपने को। द्रवों में ठोस की घुलनशीलता, द्रव में जब भी ठोस की घुलनशीलता की हम बात करेंगे तो अपन, जैसे सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ये मेरे पास है वाटर, ऊपर से मैंने इसके अंदर डाल दी शुगर। क्या डाल दिया, शुगर डाल दी इसके अंदर। अब जो शुगर की जो क्रिस्टल है, शुगर के जो क्रिस्टल है वो इसके साथ क्या, वाटर के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होंगे। तो अपन साम्य अवस्था के अंदर ये कहा जा सकता है कि चीनी के घुलने की दर, चीनी के घुलने की दर, चीनी के क्रिस्टलन की दर यदि सेम है तो अपने पास इनका कौन सा साम्य अवस्था आ जाएगी, अपने पास द्रवों में ठोस की घुलनशीलता वाली साम्य अवस्था आ जाएगी अपने पास। ओके, नेक्स्ट है अपने पास बी, द्रवों में गैस की घुलनशीलता। द्रवों में गैस की घुलनशीलता, यह साम्य अवस्था हेनरी के नियम अनुसार,
कौन सा नियम अनुसार? हेनरी के नियम अनुसार, जिसके अनुसार किसी भी ताप पर एक दी गई मात्रा के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। मींस हेनरी का लॉ क्या है? हेनरी का लॉ ये है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? X के, और P इज इक्वल टू होता है के एच और क्या होगा? X। इसे अपन हेनरी लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी लॉ। P जो है के एच जो है इसे अपन हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। P यहाँ पे अपने पास कौन सा है? पार्शियली प्रेशर है। P अपने पास कौन सा है? पार्शियली प्रेशर। X अपने पास कौन सा है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है। क्या है अपने पास? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी लिक्विड के अंदर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैस कितना सॉल्युबल करेगी उस लिक्विड के अंदर, वो जो लॉ दिया था, वो लॉ था किसने दिया था? हेनरी ने। किसने दिया था? हेनरी ने। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पार्शियली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। गैस हमेशा जो है, जो उसका पार्शियली प्रेशर है, उसके जो मोल फ्रैक्शन है, वो हमेशा उसके पार्शियली प्रेशर के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। ताप में वृद्धि के साथ द्रव में गैस की विलेयता हमेशा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ताप में वृद्धि के साथ हमेशा इसकी गैस की जो विलेयता है वो हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें इसमें, तो जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रेशर जब भी बढ़ेगा, प्रेशर को जब भी बढ़ाया जाएगा इसके लिए, तो हमेशा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपको यदि मैं इसके आगे और बताऊं ना, तो एक तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जब भी अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब भी अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमेशा सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी? कम। लेकिन एंडोथर्मिक के लिए क्या है? एंडोथर्मिक के लिए जब भी अपन प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमेशा बढ़ जाती है। ये आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के हिसाब से आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ अपने को तो सॉल्युबिलिटी मतलब अपने को तो इक्विलिब्रियम देखना है, और टेम्परेचर इनको देने से तो इक्विलिब्रियम और ये सब क्या हो जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं। तो अपने को इतना सा समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैं और बताऊं ना कि हेनरी के जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, जैसे एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो आपको पता है कि गर्म पानी के अंदर मछलियां ज्यादा एक्वेटिक स्पीसीज नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर की जो ऑक्सीजन गैस या गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। जबकि कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होगी, तो एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर। फिर हेनरी लॉ के यदि एप्लीकेशन की बात करें अपन, तो हेनरी लॉ के तो स्कूबा डाइवर्स हैं, जो जैसे समुद्र के अंदर जो डाइवर्स जाते हैं, है ना, उनके अंदर काम आती है, जो अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। और जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन जो उस सिलेंडर में से ना गैस का यूज करते हैं, और जैसे ही वो सतह पे आते हैं तो वहां पे उसका सतह का जो ऑक्सीजन जो गैस है उसका यूज नहीं करते। और यदि करेंगे तो उनकी कैपिलरीज के अंदर नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं। एक मैंने आपको बता रखा, एक मैं आपको बता दूं कि एक हाई एल्टीट्यूड पे है, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे प्रेशर जो होता है वो अपने पास क्या होगा? कम होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की डिसॉल्व होने की जो होती है कैपेसिटी वो कम हो जाती है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार अपन, और एक और मैं आपको बताऊं तो सोडा वाटर के अंदर जितने भी ड्रिंक्स हैं उसके अंदर अपन जैसे शेक करते हैं और वापस अपन जो भी सोडा है या कोल्ड ड्रिंक है उसमें से जो लिक्विड बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो भी जो सारा जो गैसेस को लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व किया जाता है वो किसने बताया था साहब? हेनरी ने। किसने बताया था? हेनरी ने बताया था।
तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के सामान्य अभिलक्षण में एक आता है बंद निकाय। कौन सा आएगा? बंद निकाय। साम्य अवस्था केवल एक बंद पात्र में ही प्राप्त होती है साहब। साम्य अवस्था जो है वो हमेशा उसके लिए क्लोज कंटेनर ही चाहिए, ओपन कंटेनर नहीं सकता है, ताकि पदार्थ बाहर नहीं जा सके, ताकि पदार्थ बाहर नहीं जा सके। सेकंड, गतिक प्रकृति। गतिक प्रकृति मतलब जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम वो सारे कैसे होने चाहिए? होते हैं डायनेमिक होते हैं, मतलब उनके अंदर गति होती रहती है। साम्य अवस्था प्रक्रिया रुकती नहीं है, ये कभी भी रुकेगी नहीं, ये चलती रहती है। मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, जितने मोल्स उतने के उतने प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट के अंदर क्या हो जाएंगे? चेंज हो, बल्कि दोनों विपरीत दिशाओं अग्र व पश्च में समान वेग से चलती रहती है। मतलब इनका जो रेट होता है वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। रेट हमेशा कैसा होगा? सेम। थर्ड पॉइंट की बात करें तो अपन बोलेंगे स्थिर मापने योग्य गुण। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फिक्स होती हैं, उनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? साम्य अवस्था में निकाय के गुणधर्म जैसे दाब है, प्रेशर, दाब है, वेपर प्रेशर, सांद्रता की बात करें अपन, घनत्व की बात करें अपन, रंग है, घनत्व है, सांद्रता है, और अपने पास कौन सा है? प्रेशर है। कौन सा? प्रेशर। इन चारों को अपन माप सकते हैं। क्यों मापते हैं? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के अंदर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये स्थिर होते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ है अपने पास समान दर। समान दर मतलब इक्वल रेट है। भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस के अंदर जैसे वाष्पीकरण की दर विपरीत प्रक्रिया की दर के बराबर होती है। मीन्स फिजिकल स्टेट के अंदर हमेशा जो रेट होती है वो हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। रेट हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। जितना वाष्पीकरण होगा उतना का उतना ही क्या होगा? संघनन होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है निश्चित ताप पर, फिफ्थ पॉइंट है निश्चित ताप पर निर्भरता। साम्य अवस्था विशेषकर ठोस, द्रव या द्रव वाष्प साम्य एक निश्चित ताप पर स्थिर वाष्प दाब या सांद्रता द्वारा पहचानी जाती है। मतलब ये विशेषकर जो है ठोस द्रव हो या द्रव वाष्प साम्य हो, एक निश्चित ताप पर स्थिर वाष्प दाब या सांद्रता द्वारा पहचान ली जाती है। निश्चित ताप पर अपन को आइडेंटिफाई हो जाती है। सिक्स पॉइंट देखिए, सह-अस्तित्व। साम्य अवस्था में पदार्थ की दोनों भौतिक अवस्थाएं जैसे जल और वाष्प एक साथ उपस्थित रहती हैं। मतलब साम्य अवस्था के अंदर ऐसी एक फिक्स स्टेट आती है जिसके अंदर अपने पास वाटर और वेपर जो स्टेट है वो अपने को ऑब्टेन हो जाती है, वो अपने को ऑब्टेन हो जाती है। तो सामान्य अभिलक्षणों में ये बंद निकाय हो गया, गतिक प्रकृति हो गई, स्थिर मापने युग कौन कौन से हैं? समान दर हो गई, निश्चित ताप पर निर्भरता हो गई, और सह अस्तित्व हो गया। तो ये जो पॉइंट थे आपके पास 6, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास रासायनिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था या गतिक साम्य। यह गतिक साम्य अवस्था, कौन सी साम्य अवस्था? गतिक। यह गतिक साम्य अवस्था अग्र अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं, तथा प्रतीप अभिक्रिया जिसमें उत्पाद मूल अभिक्रिया में बदल जाते हैं से मिलकर उत्पन्न होती है। जैसे ये एक रिएक्शन दे रखी है A+B देन चेंज इनटू C+ कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। C+ क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ये मेरे पास रिएक्टेंट दे रखा है A और B हो सकता है। ये अपने पास रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? अपने पास कम हो रहा है। और एक कंडीशन आएगी अपने पास कि जहां पे प्रोडक्ट जो है कौन सा? C और D वाला, वो यहां से बढ़ रहा है। और ये जो कंडीशन आ रही है अपने पास कौन सी? ये वाली जो कंडीशन आ रही है, यहां से जाने के बाद ये लाइनें कैसी हो जाती है? सीधी हो जाती है। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो सेम आ जाते हैं, और वो जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन कहलाती है अपने पास कौन सा? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। कौन सी कहलाती है अपने पास? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। इसके अंदर ये वाला साइन आएगा। ओके, सेम दूसरा ग्राफ बात करें अपन तो ये देख सकते हैं अपन कि जो N2 है गैस फॉर्म में 3H2
गैस फॉर्म में, रिवर्सिबल का साइन आ गया, 2NH3 यहां आ गया गैस। या फिर इसको करें अपन तो N2NH3 2NH3 गैस फॉर्म में, और यहां आ जाएगा अपने पास N2 गैस फॉर्म में, और यहां आ जाएगा 3H2 किसमें आ जाएगा अपने पास है गैस फॉर्म में। ओके, तो ये अपने पास दे रखा है, जैसे ये अपने पास डाई हाइड्रोजन है मतलब H2 है, ये वाला अपने पास N2 है, ये वाला अपने पास कौन सा है अमोनिया है। तो इनकी तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, यहां से इंक्रीज हो रही है। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन यहां से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन यहां से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन यहां से क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस ग्राफ के हिसाब से यहां से भी सीधी लाइनें की सीधी की सीधी यहां से भी अपने पास सीधी लाइनें जा रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि आगे जाकर ये कौन सा आ रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ सकता है। तो एक ग्राफ तो आपके पास ऐसा पूछा जा सकता है, एक ग्राफ आपके पास इस टाइप का आ सकता है। एक ग्राफ ये देखिए अपने पास कि H2 है, H2 गैस फॉर्म में, I2 हमेशा गैस फॉर्म में, ये आ जाएगा अपने पास 2HI किस में रह जाएगा अपने पास गैस फॉर्म में। या फिर 2HI की बात करें अपन गैस में, और यहां आ जाएगा अपने पास H2 किस में आ जाएगा गैस में, प्लस I2 आ जाएगा अपने पास किस में गैस फॉर्म में। तो ये देखिए ये रेड वाला जो है ये यहां से अपने पास डिक्रीज हो रहा है और ये हो रहा है, और ये वाला जो है अपने पास HI वाला अपने पास है फॉर्मेशन हो रहा है। इसका जो बीच वाला स्टेट है वो कहलाता है अपने पास कौन सा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कहलाती है अपने पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। तो ये जो तीन ग्राफ दे रखे अपने पास, इसके हिसाब से भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाले ग्राफ आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक ग्राफ मैं आपको और बताऊं इसके कंडीशन में ही, तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं इस ग्राफ को। जैसे ये अपने पास रेट दे रखा है ना, ये दे रखा है अपने पास कौन सा टाइम दे रखा है, ये रेट दे रखा है, और ये अपने पास दे रखा है कौन सा टाइम, टाइम दे रखा है। ये तो ये अपने पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये तो है अपने पास फॉरवर्ड, और ये वाला जो ब्लैक वाला है वो अपने पास कौन सी है, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन। और यहां पे इस कंडीशन के अंदर यहां पे अपने पास आ जाएगा कौन सा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा अपने पास, इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार के ग्राफ से भी अपन समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है किन किन ग्राफों से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक साम्य अवस्था का नियम। रासायनिक साम्य अवस्था का नियम क्या है, रासायनिक साम्य अवस्था का नियम, और ये किसने दिया है। रासायनिक साम्य अवस्था का नियम जो है ना, वो दिया है अपने पास एक तो गुलबर्ग, एक तो अपने पास है गुलबर्ग, एक तो है अपने पास कौन सा गुलबर्ग, व एक है अपने पास कौन सा पीटर वाजे, व पीटर वाजे, वाजे ने 1864 में इस नियम का प्रतिपादन किया, इस नियम का प्रतिपादन किया, इस नियम का प्रतिपादन किया। किसने किसने किया था, गुलबर्ग व पीटर बाजी ने 1864, किसमें 1864 में इसका इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम को क्या बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, मास एक्शन रूल, लॉ ऑफ मास एक्शन।
लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। इसके इसका मतलब क्या है? स्थिर तापमान पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, मतलब जो उनकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है, के गुणनफल के समानुपाती होती है। उनके गुणनफल के क्या होती है? ये समानुपाती होती है। जहां प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता को समीकरण में उसके गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की घात तक बढ़ाया जा सकता है। उसी को यदि अपन इंग्लिश में समझे तो द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the active masses, such as molar concentration of the reactant each raised to a power equal to its stoichiometric coefficient. ये क्या कह रहा है? रूल्स वो देखते हैं अपन। ये रूल्स क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसने क्या कहा? स्थिर तापमान पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होती है? ये समानुपाती होती है। गुणनफल के समानुपाती किसके? अभिकारकों के द्रव्यमान की होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं उसका, तो अपन जैसे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखे अपन, तो Kc इजिकस टू लिख सकते हैं अपन, Kc इजिकस टू, है ना, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होता है। तो अपन सपोज एक रिएक्शन लिखूं मैं यहां पे, A प्लस बी देन चेंज इनटू C प्लस क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसके लिए यदि अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो Kc इजिकस टू क्या होगा? Kc इजिकस टू होगा C D डिवाइड बाय A, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? B हो जाएगा। A और अपने पास कौन सा हो जाएगा? B। Kc जो है, Kc को अपन बोलते हैं, Kc को बोलते हैं साम्य स्थिरांक, या बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या इसको बोलेंगे अपन कौन सा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जो अपने पास ये राइट साइड दे रखा है, इसे अपन बोलते हैं, ये वाला है ना, इस वाले को बोलते हैं अपन साम्य स्थिरांक व्यंजक। साम्य स्थिरांक व्यंजक कहा जाता है। जो राइट साइड के अंदर है इसे अपन साम्य स्थिरांक व्यंजक भी कहा जाता है। ओके, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साम्य स्थिरांक Kc साम्य स्थिरांक है ही अपने पास, ये राइट साइड वाला होता है, इसे साम्य स्थिरांक व्यंजक करते हैं। साम्य स्थिरांक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको किसने प्रतिपादित किया था? गुलबर्ग और पीटर बाजे ने कब किया था? 1864 के अंदर किया था। कौन सा रूल्स है ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है? कि स्थिर तापमान पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, जहां प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता को समीकरण में उसके गुणांक की घात तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक साम्य के प्रकार से पहले अपने को कुछ एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके,
H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल का साइन, और यहां आ जाएगा अपने पास 2HI, और ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, गैस। तो केसी फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, केसी। सो केसी इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास HI गैस डिवाइड बाय H2 गैस, H2 गैस, और यहां आ जाएगा अपने पास I2 क्या आ जाएगा, गैस। ये पूरा जो है, ये पूरा जो सब्सटेंस है वो इक्वल होता है किसके, एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एक्स के। तो एक तो अपने पास ये है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, एक आएगा अपने पास फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। टू HI गैस फॉर्म में ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास H2 गैस प्लस I2, और यहां बन जाएगा अपने पास कौन सा, गैस। इसके लिए केसी की गणना करनी है अपनों, तो ये केसी की जगह ये हो जाएगा अपने पास केसी डैश हो जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा अपने पास H2 गैस, यहां आ जाएगा I2 गैस डिवाइड बाय हो जाएगा अपने पास HI, और ये हो जाएगा अपने पास 2। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो इसका जब रिवर्स है तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो इसे अपन बोल सकते हैं क्या, 1 अपॉन क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स बोल सकते हैं। 1 अपॉन क्या बोल सकते हैं, एक्स। एक्स की जगह अपन क्या लिखा जा सकता है, केसी। तो ये जो इसका जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, केसी। 1 अपॉन क्या आ जाएगा, केसी। तो अपन इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, चलिए इधर अपने पास नेक्स्ट वाला आएगा फॉर फ्रैक्शन रिएक्शन। फॉर फ्रैक्शनल रिएक्शन, half H2 gas form plus half I2 gas form, then change into HI gas form। इसके लिए जो निकलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे अपन बोलते हैं के सी डबल डैश। क्या बोलते हैं इसको, के सी डबल डैश। तो ये आ जाएगा अपने पास HI गैस डिवाइड बाय हाफ H2 गैस, हाफ आ जाएगा, यहां आ जाएगा I2 गैस हो जाएगा, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा, हाफ हो जाएगा। ये पूरा इक्वल हो जाएगा अपने पास x, ये इक्वल हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। सेम केसी जो डबल डैश है वो है अपने पास, केसी का क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ हो जाएगा। केसी का क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ। तो ये अपने पास आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा केसी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, अपन एक्स बोला जा सकता है। तो ये तीन जो रिलेशन है वो अपने को थोड़े से याद रखने हैं। एक तो केसी इजिकल्स टू एक्स हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास केसी डैश इजिकल्स टू 1/केसी हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास केसी डैश इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास हाफ हो जाएगा। केसी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ हो जाएगा। ये तो इस रिएक्शन के लिए है। इसको यदि अपने को जनरल रिएक्शन के लिए लिखना हो, इसको अपने को जनरल रिएक्शन के लिए लिखना हो, तो केसी डबल डैश इजिकल्स टू हो जाएगा केसी, और यहां हो जाएगा एन हो जाएगा। एन मतलब होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसका कोई भी किसी भी रिएक्शन का क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। ओके, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार। रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार, मुख्य रूप से रासायनिक साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था 2 प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक साम्यावस्था 2 प्रकार की होती है या 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं इसके, वो देखिए आप। एक तो आता है अपने पास समांगी, एक तो आएगा अपने पास कौन सा? समांगी साम्यावस्था। समांगी साम्यावस्था जिसे अपन होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, कौन सा बोलते हैं इसको? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा जो है अपने पास, ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है। दूसरा जो आएगा उसे अपन बोलेंगे विषमांगी। क्या बोलेंगे इसको? विषमांगी साम्यावस्था। विषमांगी साम्यावस्था। और विषमांगी साम्यावस्था जो होती है उससे अपन बोलते हैं कौन सा? हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये होते क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होते क्या है कि इनका मीनिंग ये है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, या उपस्थित लिख देते हैं, किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद एक ही अवस्था मीन्स सेम फेज, एक ही अवस्था में हो। ओके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद एक ही अवस्था में हो, उसे अपन बोलते हैं कौन सा? समांगी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं उसको? समांगी साम्यावस्था। उसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो जैसे H2 है, ये गैस फॉर्म में है, प्लस ये I2 है, ये गैस फॉर्म में है, ये उधर जाएगा तो 2HI बनेगा। ये भी किस फॉर्म के अंदर है? गैस फॉर्म के अंदर। तो देखो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये कहलाती है अपने पास कौन सी? समांगी साम्य अवस्था। एक एग्जांपल और लिखे अपन, तो ये N2 है, ये गैस फॉर्म में, प्लस 3H2 है, ये गैस फॉर्म में, देन चेंज इनटू 2NH3, देन चेंज इनटू 2NH3, ये किस फॉर्म में है? गैस में। तो तीनों जो है वो सेम स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है अपने पास कौन सा? समांगी साम्य अवस्था, मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो मतलब भी होता है, आपको मैं यदि बताऊं ना, होमो का मतलब भी होता है ना, उसका मतलब भी होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है अपने पास? डिफरेंट। ओके, तो जस्ट इसका क्या करना है अपने को? उल्टा लिखना है, वाइस वर्सा। तो अपन बोल सकते हैं किसी रासायनिक
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद दो या अधिक, दो से अधिक अवस्थाओं में उपस्थित, दो या दो से अधिक अवस्थाओं में हो। इट मीन्स डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट फेज किसमें होने चाहिए अपने पास, डिफरेंट फेज के अंदर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, डिफरेंट फेज में। जैसे एग्जांपल बात करें अपन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मैं यदि डिकम्पोज करूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा अपने पास CaO प्लस, यहां मिल जाएगा अपने पास कौन सा, CO2 अपने पास गैस में हो जाएगी, और ये अपने पास किसमें हो जाएगा, सॉलिड के अंदर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा अपने पास, सॉलिड के अंदर हो जाएगा। एक बात करें अपन H2O की, H2 है, ये अपने पास लिक्विड में है, तो ये हो जाएगा अपने पास H2O, ये हो जाएगा अपने पास गैस में, ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, गैस के अंदर। तो इन दोनों के अंदर जो है ना अपन बात करें तो ये समांगी साम्य अवस्था होती है यदि फिजिकल स्टेट सेम हो। ध्यान से सुनना बेटा, यदि फिजिकल स्टेट सेम हो, फिजिकल फेज सेम हो, तो कहलाती है अपने पास कौन से, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और यदि फिजिकल फेज जो है, जो फेज यदि डिफरेंट है, मतलब यहां देखो सॉलिड है, यहां सॉलिड है, लेकिन ये फिर क्या आ गया अपने पास, गैस आ गया। तो फेज यदि डिफरेंट आ रही है तो अपन कहलाएगा कौन सा, हेट्रोजीनियस कहलाएगा। और यदि फेज यदि सेम आ रही है तो वो कहलाएगा अपने पास कौन सा, होमोजीनियस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा अपने पास, होमोजीनियस। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं ना, तो C2H5 OH प्लस, यहां लिखा है CH3COOH, ये तो रहेगा अपने पास एक्वस में, ये रहेगा अपने पास किसमें, एक्वस में। ये उधर जाएगा तो एक H इसके पास चला जाएगा, तो यह बन जाएगा CH3COO C2H5। तो एक तो रहेगा ये एक्वस, और यहाँ H2O जो आएगा वो रह जाएगा अपने पास कौन सा, लिक्विड। मैं आपको एक बात बताऊं, H2O कहे या लिक्विड कहे दोनों सेम ही होता है। H2O कहे या लिक्विड कहे दोनों क्या रहेगा अपने पास, सेम। इसके अंदर भी एक एग्जांपल और बताऊं, तो कार्बन है, इसको यदि अपन H2O के साथ यदि रिएक्शन करवाए तो ये बन जाएगा क्या, CO बन जाएगा, और यहां बन जाएगा अपने पास कौन सा, H2 बन जाएगा। C और अपने पास क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो सल्फर है, ये अपने पास कौन सी स्टेट में है, गैस के अंदर हो जाएगा। ये उसके अंदर किस में रहेगा, गैस में रहेगा, और ये भी किस में रहेगा अपने पास है, गैस के अंदर रहेगा। तो तीन तो है इसके अंदर गैस अवस्था में, और एक है अपने पास किसमें, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो अपने को ये चीजें समझ जानी है कि यदि सेम स्टेट आ गई तो है होमोजीनियस, और डिफरेंट फेज आ गया तो हो जाएगा अपने पास कौन सा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, गैस फेज हो जाएगा, है ना। इसके अंदर गैस फेज ये। ओके, चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास गैसीय निकाय में साम्य अवस्था स्थिरांक। गैसीय निकाय में साम्य अवस्था स्थिरांक, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपन ने केसी की गणना कर दी, लेकिन अपन जब भी गैस की बात करेंगे, तो हमेशा अपने पास Kp की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी, Kp की बात करनी है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक
साम्य अवस्था जो स्थिरांक है, साम्य अवस्था स्थिरांक को आंशिक दाब दाब के साथ समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब इसके बीच में केसी और केपी के बीच में यदि अपन एक रिलेशन निकालने की कोशिश करें, केसी और केपी के बीच में अपन एक रिलेशन निकालने की कोशिश करें, तो अपने को एक थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक लिखा है अपने पास, एक इक्वेशन लिख लेता हूं मैं ना। एक इक्वेशन यदि मैं यहां पे लिखूं तो ये रह जाएगा अपने पास, एक एग्जांपल है H2 गैस प्लस I2 गैस then change into 2HI गैस, 2HI गैस हो जाएगा। Kp की बात करें अपन, किसकी बात करें? Kp की अपन यदि बात करें तो Kc कैसे निकाला जाएगा? Kc निकाला जाएगा H2 2HI, जैसे Kc निकालू मैं इसकी, तो अपन बात करें Kc पहले, Kc इजिकल्स टू आएगा अपने पास 2HI डिवाइड बाय H2 गैस, और यहां आ जाएगा अपने पास I2 क्या आ जाएगा अपने पास? गैस आ जाएगा। ये वैल्यू अपने पास किसकी निकली है? Kc की। ये सारा किस स्टेट के अंदर है? गैसेज स्टेट के अंदर। किस स्टेट के अंदर है? गैसेज। तो अपन यदि Kp की गणना करेंगे, किसकी गणना करेंगे? Kp। अपन गणना करें किसकी? Kp की गणना करें तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि Kp इजिकल्स टू आंशिक दाब के साथ, तो ये आ जाएगा प्रेशर के साथ करेगा, तो PHI का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा PH2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा अपने पास PI2 आ जाएगा, और P जो है अपने पास क्या है? प्रेशर है। तो इस प्रेशर को यदि अपने को सॉल्व करना है तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है। क्या आती है अपना? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं? पीवी इजिकल्स टू क्या होता है? एनआरटी। पीवी इजिकल्स टू क्या होगा अपने पास? एनआरटी। सो पी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन बी, और क्या हो जाएगा अपने पास? आरटी। एन नंबर ऑफ मोल्स है और बी अपने पास क्या है? गैस। तो एन इजिकल्स टू बी को, एन इजिकल्स टू बी को अपन क्या लिख सकते हैं? सी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। तो पी इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? सी आर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास? सी आर टी। और ये जो सी है वो किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? गैस के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? गैस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो अपने पास पी इक्वेशन आई है उसको अपन ऐसे लिखा जा सकता है, H2 की बात करें अपन तो ये इक्वेशन अपने पास आएगी HI, ये लिख दिया मैंने क्या? HI। ये क्या लिख दिया मैंने अपने पास? HI। तो HI गैस, HI गैस, और यहां अपने पास आएगा कौन सा? 2, और उसके बाद आएगा अपने पास RT का पी पावर 2, RT की पी पावर क्या? 2। यहां आएगा अपने पास H2 गैस, और आएगा क्या? RT। आएगा क्या? RT डॉट, यहां रह जाएगा अपने पास I2 गैस, और यहां आएगा अपने पास कौन सा? RT। ऊपर भी 2 RT है, नीचे भी 2 RT, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आएगा क्या कि Kp इजिकल्स टू ये आ जाएगा अपने पास HI गैस, RT तो कट गया अपने पास, यहां आ जाएगा अपने पास H2 गैस, और यहां आ जाएगा अपने पास I2, और क्या हो जाएगा अपने पास? गैस आ जाएगा। अपने को पता है कि ये वाला इक्वल किसके है? C के, तो अपन यहां लिख सकते हैं, सॉरी इसको P के Kp करना है ना,
इसको अपने को क्या करना है, केपी करना है। इसको अपने को करना है केपी करना है, के और पी करना। ये वाला पूरा इक्वल किसके हो जाएगा, केसी के। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो अपने पूरा इक्वल हो जाएगा केसी के। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, के पी इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे केसी लिखा जा सकता है। के पी इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है, केसी। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि हर बार केपी की वैल्यू केसी के इक्वल नहीं होती। वो कैसे नहीं होती, वो यहां समझिए, वो यहां समझिए। N2 gas plus 3H2 gas then change into 2NH3 और यहां क्या आ जाएगा अपने पास, गैस आ जाएगा। सेम अपने पास केपी निकालना, डायरेक्टली निकाल दूं मैं यहाँ पे, तो केपी इजिकल्स टू आ जाएगा अपने पास PNH3 का 2 डिवाइड बाय N2 सॉरी PN2 और यहां आ जाएगा अपने पास PH2 का होल थ्राइस। इसको आगे अपन गैस इक्वेशन के साथ क्या करें, सॉल्व करें। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास इक्वेशन बनेगी NH3 गैस और 2, यहां आ जाएगा अपने पास R2 की पावर 2 डिवाइड बाय P N2 गैस आ जाएगा अपने पास और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा RT, क्या आ जाएगा अपने पास RT डॉट, यहां रहेगा अपने पास H2 गैस रह जाएगा और डॉट रहेगा डॉट RT और कितना रह जाएगा अपने पास 3 रह जाएगा, कितना रह जाएगा अपने पास 3 रह जाएगा। ओके, अब एक बात देखिए, RT इधर कितना है 3, RT इधर कितना 3, इधर एक कितना है 4, तो टोटल कितना हो गया 4। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये ऊपर प्लस का माइनस का 4 है और यहाँ कितना है प्लस का 2, तो बचेगा कितना माइनस का 2। तो अपन यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि Kp इजिकल्स टू PNH3, ये आ गया NH3 गैस फॉर्म में और यहाँ आ गया 2 और यहाँ RT और यहां आ जाएगा माइनस का 2। क्यों, क्योंकि 1 और ये 3 कितना हो गया 4, ऊपर गया तो कितना हो गया माइनस का 4, माइनस के 4 में से 2 गया तो माइनस का 2। यहां बचेगा क्या N2 गैस 2 और यहां आ जाएगा 2 नहीं, यहां 2 नहीं आएगा, यहां 2 नहीं आएगा। RT और यहां रह जाएगा अपने पास कौन सा ब्रैकेट रह जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास N2 गैस फॉर्म में, यहां आ जाएगा अपने पास H2 गैस फॉर्म में और यहां रह जाएगा अपने पास कौन सा 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये पूरी जो वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी, केसी के। तो अपन यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे अपन Kp इजिकल्स टू Kc ब्रैकेट RT माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे Kp Kc के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि मोस्टली किसी किसी कंडीशन के अंदर Kp की वैल्यू Kc के इक्वल हो सकती है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन के अंदर Kp की वैल्यू जो होती है ना वो Kc के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसी दोनों फॉर्मूले के हिसाब से, इसी दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से अपने को एक फाइनल इक्वेशन निकलती है, अपने पास एक फाइनल इक्वेशन निकलती है जिसे अपन बोल सकते हैं क्या, जिसे अपन बोल सकते हैं फाइनल इक्वेशन निकलेगी Kp इजिकल्स टू Kc ब्रैकेट RT और यहां हो जाएगा डेल्टा n हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डेल्टा n। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से आपके ऊपर आपके फॉर्मूला इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो ये Kp इजिकल्स टू क्या हो जाएगा Kc RT डेल्टा n। डेल्टा n क्या है, डेल्टा n है अपने पास, डेल्टा n क्या है, डेल्टा n है अपने पास, डेल्टा n है गैसीय
डेल्टा एन की बात करें अपन तो ये है अपने पास गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। आर क्या है अपने पास? आर है अपने पास गैस कांस्टेंट। आर है अपने पास कौन सा? गैस कांस्टेंट। टी यहां पे क्या है? टेम्परेचर। टी यहां पे क्या है अपने पास? टेम्परेचर। और पी आपको मैंने बताया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सी है? गैसेज स्टेट के लिए ये स्टेट होती है। तो कहने का मीनिंग ये था कि जब भी अपन गैस की बात करेंगे, गैस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना करेंगे तो केपी कहा जाएगा, और केपी जो है वो केसी के किसी कंडीशन में इक्वल हो सकता है और किसी कंडीशन के इक्वल नहीं हो सकता। यहां पे आप देखिए कि केपी केसी के इक्वल है, जबकि यहां पे आप देखिए केसी केपी के इक्वल है, केपी केसी के इक्वल नहीं है, केपी केसी के इक्वल नहीं है। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक बार फटाफट स्टार्टिंग से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये अपन ने साम्य अवस्था बता दिया है, ये आयनिक साम्य इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के मैंने बता दिया है। इसके बाद अपने पास ठोस द्रव था, द्रव वाष्प अवस्था था, ठोस वाष्प साम्य अवस्था हो गई। इसके बाद ये अपन ने घुलनशीलता वाला देख लिया, सॉलिबिलिटी देख लिया। ये अपने पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक अपन ने एक ग्राफ देख लिए, 3-4 ग्राफ देख लिए, अपन ने 4 ग्राफ देख लिए। द्रव्य अनुपाति का नियम देख लिया, गुलबर्ग और पीटरबाजी ने इसको किया था, ये देख लिया। इसके बाद अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो देख लिए, रिलेशन देख लिया। एक था अपने पास समांगीय विषमांगीय अपन ने देख लिया, और एक जो लास्ट अपन ने देख लिया कौन सा, केपी और केसी इक्वल भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। आपको यदि रिलेशन पूछ ले तो अपन ऐसे निकाला जा सकता है। तो ये हमारे जो थर्ड जो यूनिट थी उसके अंदर जो रासायनिक साम्य था उसकी क्लास थी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।